चमचा युग साहब कांशी राम द्वारा चमचा युग गुंडों का युग कांशी राम द्वारा लिखा गया था और पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 24 सितंबर 1982 को उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह महात्मा ज्योतिराव फुले को समर्पित है, जिनकी औपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक विद्रोह की शुरुआत, जिसे बाद में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार ई.वी. रामास्वामी और कई अन्य विद्रोही आत्माओं ने आगे बढ़ाया, हमें इस स्तर पर ले आया जहां हम चमचा युग को समाप्त करने और शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए उज्ज्वल युग की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्तावना में उन्होंने कहा है कि चमचा युग की शुरुआत पूना समझौते से हुई, जिसमें अलग निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। पुस्तक का उद्देश्य चमचों या चमचों के अस्तित्व को दलित शोषित समाज बनाना और लोगों को असली और नकली नेतृत्व के बीच अंतर करने के लिए जागरूक करना है। पुस्तक को 4 भागों और 17 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले 2 भागों में पिछले संघर्षों के बारे में जानकारी दी गई है, भाग 3 में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है और भाग IV में भविष्य के संघर्ष के तरीके और साधन सुझाए गए हैं। चमचा एक देशी शब्द है जिसका मतलब होता है एक गुलाम, एक उपकरण या एक एजेंट जिसे दूसरे लोग अपने फायदे के लिए चलाते हैं। गांधी जी ने 1939-32 से चमचों की जरूरत महसूस की। असली योद्धा, असली नेता का विरोध करने के लिए चमचा बनाया जाता है। जब डॉक्टर अंबेडकर भारत के अछूतों को अंधकार युग से उज्ज्वल युग की ओर ले जा रहे थे, तो वे चमचा युग में चले गए। गांधी जी ने अलग निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से एक वास्तविक प्रतिनिधि के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से 2 चमचों को प्राथमिकता दी। पुस्तक के भाग IV का शीर्षक है द वे आउट, जिसमें 6 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए आवश्यक संघर्ष की रूपरेखा दी गई है। कांशीराम के संघर्ष को समझने के लिए इसका न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि यह हमें यह भी बता सकता है कि भविष्य में क्या करना है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो की अवधारणा का वर्णन है। पृथक बस्तियां, पूना समझौते की निंदा तथा आंदोलन को व्यापक बनाने के उनके 3 प्रयास। 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में एस.सी. सम्मेलन में बाबा साहब के प्रसिद्ध भाषण के अंश दिए गए हैं। नीचे संपूर्ण भाग IV प्रस्तुत है, जो कि भविष्य के मार्गदर्शन के लिए मुख्य भाग है। आशा है कि यह उन लोगों के लिए कुछ उपयोगी उद्देश्य पूरा करेगा जो कांशीराम के दर्शन से परिचित नहीं हैं। अंबेडकर के प्रयास। अंबेडकर को यह अनुमान था कि संयुक्त निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था के तहत हालात बहुत खराब होंगे, जो बाद में पूना समझौते की शर्तों के तहत लागू हो जाएंगे। यह कोई अटकलबाजी नहीं है। पिछले चुनाव 1946 ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया है कि संयुक्त निर्वाचन मंडल में अनुसूचित जातियों को पूरी तरह से मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संयुक्त निर्वाचन मंडल हिंदुओं के दृष्टिकोण से एक परिचित वाक्यांश का उपयोग करते हुए एक सड़ा हुआ नगर है, जिसमें हिंदुओं को एक अछूत को नामांकित करने का अधिकार मिलता है ताकि वह नामात्र के लिए अछूतों का प्रतिनिधि बन सके, लेकिन वास्तव में वह हिंदुओं का एक उपकरण बन सके। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उपरोक्त 2 उद्धरणों से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट के परिणाम को अच्छी तरह से समझ सकते थे। एक संविधान विशेषज्ञ और एक लोकतंत्रवादी होने के नाते वे वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र में वंचित लोगों की स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते थे। वे उन लोगों के भाग्य का भी अनुमान लगा सकते थे जिनके प्रतिनिधि वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि अपने पुराने दुश्मनों के हाथों में मात्र उपकरण थे। यह उस समय उनके लोगों की लाचारी थी जिसने उन्हें गांधी जी के उपवास के दबाव में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उस समय उन्होंने उस समय के बारे में सोचा होगा जब दलित वर्ग चुनौती लेने और अपने हक के लिए लड़ने में कम असहाय होगा। किसी भी स्थिति में वे चमचा युग के बुरे प्रयासों से लड़ने के लिए 24 साल तक हमारे साथ थे। शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित हो। चमचा युग की चुनौती का सामना करने के लिए वह विभिन्न तरीकों और साधनों का विकास कर सके। इन सभी तरीकों और साधनों में से सबसे अच्छा तरीका शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो की सुनियोजित अवधारणा। संगठित करो की सुनियोजित अवधारणा के माध्यम से अपने लोगों को तैयार करना था। उन्होंने सोचा कि उनके लोग अपनी अज्ञानता के कारण लंबे समय तक गुलाम रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अज्ञानता को खत्म करने की कोशिश की। अपने लोगों को शिक्षित और प्रबुद्ध करने के लिए उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रयास हम सभी के सामने हैं। उन सभी प्रयासों के परिणाम भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चमचा युग की चुनौती का सामना करने के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रकार के संघर्ष अब एक किंवदंती बन गए हैं। संगठित तरीके से चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने जो संगठन विकसित किए वे भी हम सभी के लिए बहुत परिचित हैं। पृथक बस्तियां, अपने लोगों की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण उन्हें पूना पैक्ट के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्होंने उनकी मजबूरी को दूर करने के लिए एक और अवधारणा विकसित की। यह उनके लोगों के लिए अलग बस्तियों के विचार में प्रकट हुई। उन्होंने गांवों में उनके अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने के लिए उनके लिए अलग बस्तियां बनाने के बारे में सोचा जहां वे बहुसंख्यक होंगे।
इस प्रकार ऐसी अलग बस्तियों में बहुमत होने के कारण वे विधायिकाओं में अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुन सकते थे। इसके अलावा इन अलग बस्तियों को उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो अलग बस्तियों के इस विचार को नए शासकों के साथ नहीं उठाया जा सका। पूना पैक्ट की निंदा जब पृथक सेटलमेंट का विचार मूर्त रूप नहीं ले पाया तो डॉक्टर अंबेडकर ने चमचा युग की चुनौती का सामना करने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में फिर से सोचा। इसके लिए उन्होंने न केवल पूना पैक्ट की निंदा की बल्कि 1946 में इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी चलाया। 1946 के वर्ष में उन्होंने संविधान सभा को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने चमचा युग के खिलाफ प्रचार भी जारी रखा। उन्होंने ऐसा करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया। आज भी हम उस प्रचार से निर्देशित होते हैं जो हमें विशेष रूप से निम्नलिखित 3 पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध है: श्री गांधी और अछूतों की मुक्ति, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, राज्य और अल्पसंख्यक आंदोलन को व्यापक आधार वाला बनाना। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक बस्तियों के बारे में भूल गए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आंदोलन को व्यापक बनाने की कोशिश की। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन निम्नलिखित 3 प्रयास इस बात को साबित करते हैं। 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में अनुसूचित जाति सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर ने इस दिशा में पहला गंभीर प्रयास किया। लखनऊ में दिए गए उनके भाषण का यह उद्धरण इस बात को साबित कर देगा। फिर मैंने अनुसूचित जातियों और तथाकथित पिछड़े वर्गों के बीच एकता के सवाल पर बात की। यह मैंने सम्मेलन में उपस्थित पिछड़े वर्गों के नेताओं के अनुरोध पर किया। मैंने कहा कि ये दुख की बात है कि जिन 2 वर्गों की ज़रूरतें एक जैसी थीं, वे एक साथ नहीं आए। इसका कारण ये था कि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से वे अनुसूचित जातियों के स्तर पर आ जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच आपसी खान पान और आपसी विवाह स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। वे अलग अलग सामाजिक इकाइयाँ बने रह सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें अपनी पिछड़ी स्थिति को दूर करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मैंने बताया कि कैसे अनुसूचित जातियों ने देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाकर अपनी स्थिति में सुधार किया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि पिछड़े वर्गों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी का बहुमत है। कोई कारण नहीं है कि वे इस देश पर शासन न करें। बस इतना ही जरूरी है कि वयस्क मताधिकार के कारण अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए संगठित हों। लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि वे इस विश्वास से अभिभूत हैं कि कांग्रेस सरकार हमेशा के लिए है। मैंने कहा कि यह एक गलत धारणा है। एक लोकप्रिय लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और यहाँ तक कि 2 सबसे बड़े कांग्रेसियों पंडित नेहरू और सरदार पटेल द्वारा स्थापित सरकार भी नहीं। अगर आप संगठित होते हैं तो आप उस सरकार को भी जीत सकते हैं। दूसरा गंभीर प्रयास 1951 में किया गया जब बाबा साहेब अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के नेताओं के निमंत्रण पर एससी और ओबीसी के लिए एक एकल पार्टी बनाने के लिए पटना का दौरा किया, लेकिन पंडित नेहरू ने ओबीसी नेता को एक कुर्सी की पेशकश करके और उनके बीच लालची लोगों को आकर्षित करने के लिए कागज की गोलियों का उपयोग करके इस कदम को विफल कर दिया। तीसरा और अंतिम सबसे गंभीर प्रयास उन्होंने न केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को एक झंडे के नीचे लाने का किया, बल्कि सभी उत्पीड़ित और शोषित भारतीयों को भी, जिन्हें हम आज दलित शोषित समाज कहते हैं, एक ही राजनीतिक पार्टी के छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से वे इस आदर्श को कार्य रूप में बदलने से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़कर चले गए। अंबेडकर के बाद की स्थिति बाबा साहब अंबेडकर अपने अंतिम दिनों में अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें अपने सिपाहियों की क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के बारे में यकीन नहीं था कि वे उनके बाद कारवां को आगे ले जा सकेंगे। इस तरह के संदेह की झलक हमें उनके आखिरी संदेश से मिलती है: अगर मेरे सिपाहियों को कारवां आगे नहीं ले जाना है तो वे इसे वहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी हालत में कारवां को पीछे न जाने दें। यह मेरे लोगों के लिए संदेश है। जो होना था वही हुआ। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर के दुखद निधन के बाद उनके सहयोगियों ने लगभग सभी मोर्चों पर कमजोर प्रयास किए। सभी मोर्चों पर उनकी विफलताएं हम सभी के सामने हैं। अंबेडकरवादी आंदोलनों को झटका लगने से उनके कई स्वार्थी, लालची और निष्ठाहीन सहयोगी सबसे घटिया किस्म के चमचे बन गए। वे 2 हिस्सों में बंट गए। उनमें से आधे ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में शामिल होकर सीधे तौर पर कठपुतली बनना शुरू कर दिया। दूसरे आधे ने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संगठनों से छोटे छोटे समूह बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से कठपुतली बनना ज्यादा फायदेमंद समझा। संक्षेप में, यह अंबेडकर उत्तरकाल की कहानी है। वास्तविक एवं सक्षम नेतृत्व आज, चाहे चमचा युग की चुनौती का सामना करना हो या चमचा युग को समाप्त कर दलित शोषित समाज के लिए उज्ज्वल युग का सूत्रपात करना हो, सबसे अधिक आवश्यकता सच्चे और योग्य नेतृत्व की है।
हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें उज्ज्वल युग की ओर अग्रसर करते हुए हमारे लिए उच्च शिक्षा के अवसर पैदा किए। उनका दृढ़ विश्वास था कि केवल उच्च शिक्षित नेता ही चमचा युग की चुनौती का सामना कर सकते हैं। काका साहब कालेलकर रिपोर्ट से निम्नलिखित अंश इस बात को साबित करेगा। प्रश्न 1, आपके अनुसार भारत की स्थिति के अनुसार पिछड़ापन क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर, मान लीजिए कि मुझे भारत की बेहतरी और उन्नति के लिए कुछ करने की स्थिति में छोड़ दिया जाता है, तो मैं समुदाय की सामाजिक स्थिति को देखूंगा। यहाँ भारत में लोगों को अलग अलग स्थिति मिली हुई है, कुछ सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ और भी कम हैं और कुछ सबसे नीचे हैं। हमारी समस्या यह नहीं है कि सभी को खुश करने के लिए धन वितरित किया जाए, हमारी समस्या यह है कि विभिन्न स्थिति समाप्त होनी चाहिए। ये केवल शिक्षा के विकास से ही समाप्त हो सकती है, जब सभी समुदायों को शिक्षा के मामले में एक ही स्तर पर लाया जाए, सभी को नहीं बल्कि समुदाय को। यदि किसी समुदाय में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर आदि हैं, तो मैं उस समुदाय को अमीर मानता हूं, हालांकि उनमें से हर कोई शिक्षित नहीं है। उदाहरण के लिए चमारों को लें, आप इस समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यदि उनमें कुछ वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आप उन पर हाथ नहीं उठा सकते। 5 भारत में अनेक समुदायों के पिछड़ेपन को शीघ्र दूर करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे, जो सदियों से सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षिकी उदासीनता से पीड़ित हैं? डॉक्टर अम्बेडकर, मैंने सुझाव दिया है कि अगर आप उनमें से बड़े लोगों को पैदा करेंगे तो पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। पिछड़ापन एक तरह की हीन भावना है। प्रश्न 4 के विस्तृत उत्तर में उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उच्च योग्य और शिक्षित व्यक्तियों को तैयार किया जाए और फिर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाए। इससे गलत कामों पर नियंत्रण हो सकेगा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, यानी 1954 में, बाबा साहब ऐसे ही विचार रखते थे। लेकिन हमारे प्रिय डॉक्टर को 2 साल के भीतर ही सबसे भयंकर बीमारी का पता चल गया। फिर प्रशंसा करने के बजाय उन्होंने इन उच्च शिक्षित, उच्च पदों पर आसीन लोगों की निंदा की। 18 मार्च 1965 को आगरा में एक बहुत ही बड़ी जनसभा में उन्होंने इन उच्च शिक्षित, उच्च पदों पर आसीन लोगों की खुलेआम निंदा की। बीमारी का पता लगने के बाद उनके पास बचे हुए 8 महीनों में वे न तो इसका निदान कर पाए और न ही उपचार के उपाय खोज पाए। 1954 में डॉक्टर अम्बेडकर 10 वकीलों, 20 डॉक्टरों और 30 इंजीनियरों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन आने वाले वर्षों में ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए अवसरों के कारण उन्हें प्रमुख पद मिले और उनका रुतबा बढ़ा। दुर्भाग्य से इस वृद्धि के साथ ही बीमारी फैल गई और महामारी बन गई। इस महामारी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के उस विचार को ही मार डाला जिसे वे वर्षों से पाल रहे थे और पोषित कर रहे थे। उनके सपने और प्रयासों की उपज, प्रमुख पदों पर आसीन उच्च शिक्षित व्यक्ति, वरदान बनने के बजाय अपने दमित और शोषित समुदायों के लिए, बल्कि पूरे दलित शोषित समाज के लिए अभिशाप बन गए। अपने समुदायों पर हो रहे अन्याय को नियंत्रित करने के बजाय वे कई अतिरिक्त अन्यायों का कारण बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर की अनुपस्थिति में उनके सहयोगी असहाय थे। उन्होंने महामारी को अनदेखा कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि उनमें से अधिकांश इसका अभिन्न अंग बन गए। 1973 के आसपास कुछ उच्च शिक्षित कर्मचारी खुद ही बीमारियों का निदान कर सकते थे और बाद में इसे अभिजात वर्ग का अलगाव नाम दिया। बीमारी और उसके बुरे प्रभावों को एक अलग अध्याय में निपटाया गया था। इलाज के तौर पर बामसेफ विकसित किया गया। बामसेफ का मूल उद्देश्य उत्पीड़ित और शोषित समाज को वापस लौटाना है। बामसेफ ने अभिजात वर्ग के अलगाव पर आंशिक रोक लगाकर इस बीमारी का आंशिक इलाज किया है। भविष्य में ये वास्तविक और सक्षम नेतृत्व का एक बारहमासी स्रोत बनकर एक आदर्श और स्थायी इलाज बन जाएगा। वास्तविक और सक्षम नेतृत्व की व्यवस्था करने के बाद, जो अभिजात वर्ग के अलगाव जैसी सबसे बड़ी बीमारी का भी ख्याल रख सके, हम समस्या पर आते हैं। चमचा युग की समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए हमें इसे 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। चमचा युग की चुनौती का सामना करना, चमचा युग का अंत करना, उज्ज्वल युग का आगमन करना। अब समस्या को व्यवस्थित और उचित तरीके से विभाजित करने के बाद हम समस्याओं को एक एक करके हल कर सकते हैं। मेरे विचार से समस्याओं को एक एक करके हल करके हम 10 वर्षों के भीतर कार्य पूरा कर सकते हैं। इन 3 भागों के समाधान को I अल्पकालिक, E दीर्घकालिक और E टिकाऊ कहा जा सकता है। इन समाधानों पर 3 अलग अलग अध्यायों में संक्षेप में चर्चा की गई है। सामाजिक कार्य। दलित शोषित समाज अपनी नीची स्थिति से समझौता कर रहा है। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार हमारे समाज के इस विशाल हिस्से की नीची और पिछड़ी स्थिति देश को नीचा और पिछड़ा बनाए हुए है। इस विशाल हिस्से को जागृत और क्रियान्वित किया जाना चाहिए। समाज के इस विशाल हिस्से की जागृति और जागृति के बाद ऐसी कार्रवाई को सामाजिक कार्रवाई कहा जा सकता है। सामाजिक कार्य के लिए तैयारी, उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए जागृति पैदा करना, हमारे समाज के इस विशाल वर्ग को जागृत करने के लिए कई विचारशील कदम उठाने की आवश्यकता है। ये विचारशील कदम 2 प्रकार के हो सकते हैं।
क सामान्य ख विशिष्ट मुद्दों पर आधारित। क सामान्य उपाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर हो सकते हैं। इतने व्यापक उपायों की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दलित शोषित समाज इन सभी मोर्चों पर अंधेरे में है। उन्हें जागरूक करने के लिए इन सभी मोर्चों पर जागृति जरूरी है। जब तक वे जागृत नहीं होंगे, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। जब तक उन्हें जगाया नहीं जाएगा, उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें शामिल करने के लिए इस तरह की व्यापक जागृति जरूरी है। सभी मोर्चों पर जागृति की इस व्यापक आवश्यकता के लिए ही हम अपने जागृति दस्तों को इतना महत्व दे रहे हैं। भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हमारे जागृति दस्ते इस जागृति की आवश्यकता को पूरा करते हैं। हमारे जागृति दस्ते ऐसे सभी मोर्चों पर दबे कुचले समाज को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित हैं। दलित शोषित समाज की लंबे समय से चली आ रही आलस्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जागृति दस्तों द्वारा अपनाई गई पद्धति मनोरंजक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक और जागृत करने वाली भी है। ख जागरूकता पैदा करने के लिए विशिष्ट उपाय मुद्दों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, अंबेडकरवादी विचारों को फैलाने के लिए अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स का आयोजन किया गया। चमचा युग पर प्रकाश डालने के लिए पूना पैक्ट की निंदा की गई। चमचा युग पर प्रकाश डालने के लिए पूना पैक्ट की निंदा की गई। अपने स्वयं के सीमित संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की आदत डालने के लिए 4200 किलोमीटर लंबी साइकिल प्रचार यात्रा की जानी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों पर प्रकाश डालने के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बनाए गए नियमों, विनियमों, योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों का क्रियान्वयन संबंधित जनसमूह को जागृत, प्रबुद्ध और जागृत करने के लिए विशिष्ट उपायों का सहारा लिए बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में खराब प्रतिक्रिया संबंधित जनसमूह को जागृत करने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों की कमी के कारण है। दलित शोषित समाज को क्रियाशील रखना दलित शोषित समाज की समस्याएं अनेक हैं और सभी मोर्चों पर हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए संबंधित जनसमूह की मदद से उन्हें जागृत, आंदोलित और क्रियाशील बनाना होगा। उन्हें कभी कभार क्रियाशील बनाने से सभी समस्याएं हल नहीं होंगी, इसलिए उन्हें हमेशा क्रियाशील रखना होगा। हल्की से लेकर उग्र कार्रवाई कुल मिलाकर सामाजिक कार्रवाई हल्की होनी चाहिए, लेकिन बिना किसी रुकावट के निरंतर होनी चाहिए। ये किसी न किसी रूप में हो सकती है, शायद किसी एक कारण से हो सकती है। इसे सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए कभी कभी इसे उग्र लेकिन अहिंसक होना होगा। ये सब संघर्षों के प्रकार पर निर्भर करेगा। नियोजित सामाजिक कार्य के उदाहरण। सामाजिक क्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए तथा भविष्य में सामाजिक क्रिया को प्रभावी और सफल बनाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, उनके लाभ के लिए कुछ उदाहरण देना आवश्यक है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की योजनाबद्ध सामाजिक क्रिया के निम्नलिखित 5 उदाहरण आम जनता को सामाजिक क्रिया को समझने तथा कार्यकर्ताओं को सामाजिक क्रिया को प्रभावी और सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए तैयार करने, दोनों के लिए उपयोगी होंगे। अतीत अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स हमारे मुख्यालय को दिल्ली में स्थानांतरित करने के बाद हमने देखा कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में हमारे लोग बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन और मिशन के बारे में अनभिज्ञ थे। जो लोग अनभिज्ञ नहीं थे और मिशन में रुचि रखते थे, वे अंबेडकरवादी मिशन की चौतरफा विफलता के कारण हतोत्साहित महसूस कर रहे थे। इस अज्ञानता और मनोबल को हटाने के लिए अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स के रूप में एक सामाजिक कार्रवाई की योजना बनाई गई थी। ये 2 महीने के लिए आयोजित किया गया था। 14 अप्रैल 1980 से 14 जून 1980 तक दिल्ली के चारों ओर 9 राज्यों को कवर करते हुए। इस सामाजिक कार्रवाई के सफल संचालन के बाद अज्ञानता और मनोबल ने दिल्ली के आसपास के सभी 9 राज्यों में एक नई जागृति और उत्साह का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी वर्तमान सफलता अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स नामक उस सामाजिक कार्रवाई के सफल संचालन में गहराई से निहित है। वर्तमान पूना पैक्ट की निंदा चमचा युग पूना पैक्ट की उपज है। चमचा युग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी निंदा की गई। 24 सितंबर से 24 अक्टूबर 1982 तक पूना से शुरू होकर जालंधर तक निंदा का एक विस्तृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजनाबद्ध सामाजिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप आज पूरे भारत में लगभग पूरा दलित शोषित समाज चमचा युग के खिलाफ जागृत और जागृत है। इस तरह की जागृति और जागृति हमें चमचा युग की चुनौती का सामना करने में बहुत मदद करेगी। जन संसद ये सोचा गया कि दलित शोषित समाज का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और जो प्रतिनिधित्व है भी वह चमचों के रूप में है, जिनसे पूरी तरह और ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस कमी को पूरा करने के लिए 25 दिसंबर 1982 को दिल्ली में जन संसद की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली से यह पूरे भारत में जगह जगह जाएगी और दलित शोषित समाज के मुद्दों पर बहस करेगी। ऐसी सामाजिक कार्रवाई से उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रीय संसद उन ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन पर बहस नहीं होती। इसके अलावा ये हमें लगातार याद दिलाती रहेगी कि राष्ट्रीय संसद को वास्तव में प्रतिनिधि संसद बनाना है।
दो पैर और दो पहिए का चमत्कार संसाधनों की दृष्टि से दलित शोषित समाज शासक जातियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, किंतु अपना हक पाने के लिए उसे न केवल प्रतिस्पर्धा करनी होगी बल्कि शासक जातियों को सफलतापूर्वक पराजित भी करना होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसलिए दलित शोषित समाज को अपने छोटे छोटे संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना सीखना होगा। इस तरह वह विरोधियों का मुकाबला कर सकेगा। मुकाबला कर सकेगा। ऐसा ही एक प्रयोग करने के लिए साइकिल का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तुत योजना के अनुसार लगभग 100 साइकिल सवार 15 मार्च 1983 को दिल्ली से चलेंगे और 40 दिनों की अवधि में वे दिल्ली के आसपास के 7 राज्यों में 4200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए विचार का प्रचार करेंगे। इस प्रकार के सामाजिक कार्य द्वारा साइकिल का बड़े पैमाने पर उपयोग न केवल प्रचार के लिए बल्कि चुनाव प्रचार और शक्ति प्रदर्शन के लिए भी किया जा सकता है। भविष्य समानता के लिए प्रयास। 6 दिसंबर 1983 को सामाजिक कार्य के लिए संगठन DS4 2 साल का हो जाएगा। उस अवसर पर युवा DS4 एक व्यापक और बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रहा है। ये सामाजिक कार्रवाई समानता के लिए होगी। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता मिलेगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें असमानता मिलेगी। हम कब तक विरोधाभासों का ये जीवन जीते रहेंगे? हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 32 वर्षों से हम विरोधाभासों का जीवन जी रहे हैं। इससे असमानता की खाई और भी चौड़ी हुई है। इससे दलित शोषित समाज को लगभग अपूरणीय क्षति हुई है। इस असमानता को समाप्त करने के लिए एक व्यापक सामाजिक कार्रवाई की आवश्यकता है। ये सामाजिक कार्रवाई 6 दिसंबर 1983 के बाद शुरू होगी, जब इसे शुरू करने की योजना है। DS4 सामाजिक कार्य के लिए एक संगठन। हमारे मिशन में हम संगठित तरीके से काम करने में विश्वास करते हैं। DS4 सामाजिक कार्य के लिए हमारा संगठन है। भविष्य की सभी सामाजिक गतिविधियों की योजना, डिजाइन और संचालन DS4 द्वारा किया जाएगा। चूंकि चमचा युग की चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक कार्रवाई आवश्यक पाई गई, इसलिए चमचा युग को समाप्त करने के लिए राजनीतिक कार्रवाई हमारा समाधान है। लेकिन दूसरी ओर हम समझते हैं कि चमचा युग वर्तमान समय की राजनीतिक गतिविधि का उत्पाद है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जाने के परिणामस्वरूप उच्च जाति के हिंदुओं को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। लेकिन सत्ता के हस्तांतरण से पहले ही वयस्क मताधिकार का बीज बोया जा चुका था। बीज अंकुरित हुआ और जब तक भारत एक गणराज्य बना अपने स्वयं के संविधान के साथ, इसके परिणामस्वरूप दलित शोषित समाज का एक बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ। इन सब ने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। हमारे द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्च जाति के हिंदू दलित शोषित समाज की सहमति के बिना भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार इस वोट बैंक तक पहुंच बनाने के लिए शासक जातियों को चमचों की मदद की आवश्यकता थी। ये सब एक अलग अध्याय में विस्तार से बताया गया है। लेकिन यहाँ हमारी समस्या यह है कि हमें वर्तमान राजनीतिक गतिविधि के उत्पाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है। इसलिए ऐसी राजनीतिक कार्रवाई को हमारे लिए उपलब्ध वर्तमान राजनीतिक गतिविधि से बिल्कुल अलग होना होगा। वर्तमान राजनीतिक गतिविधि और परिणाम। अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए हमें वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों और उसके परिणामों को जानना और समझना होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद उच्च जाति के हिंदुओं ने आपस में सत्ता साझा करना शुरू कर दिया। राजनीतिक और नौकरशाही की शक्ति ब्राह्मणों के हाथों में आ गई। SC/ST को 22.5% आरक्षण मिला, भले ही उनके प्रतिनिधि सत्ताधारी जातियों के हाथों में चमचे बने रहे। नौकरशाही की मशीन में उन्हें विभिन्न स्तरों पर जगह मिली। पिछले 20 वर्षों से उन्हें केंद्र की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में अपना पूरा कोटा मिल रहा है। OBC सबसे ज्यादा पीड़ित, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित अन्य पिछड़ी जातियां OBC हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद उन्हें हर तरफ से झटका लगा। राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति दोनों में उनका हिस्सा लगभग पूरी तरह से उच्च जातियों, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा खा लिया गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार OBC आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 52% है। दूसरी ओर ब्राह्मणों और क्षत्रियों की आबादी कुल का लगभग 8 से 9% है। लेकिन वर्तमान संसद में इन 8 से 9% लोगों का प्रतिनिधित्व 52% सांसदों द्वारा किया जाता है, जबकि 52% लोगों का प्रतिनिधित्व 8 से 9% सांसदों द्वारा किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के प्रतिनिधित्व से सारा अंतर आ जाता है। इस असंतुलन के परिणामस्वरूप संपूर्ण सत्ता संरचना OBC के खिलाफ झुकी हुई है। OBC के खिलाफ झुकी हुई है। सभी महत्वपूर्ण स्तर पर इस तरह के झुकाव को स्पष्ट करने के लिए इसी अध्याय में 2 चार्ट प्रस्तुत किए गए हैं। आज OBC की स्थिति के बारे में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विरोधाभास का अध्ययन किया गया है। तमिलनाडु में OBC को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में पूरा कोटा मिलता है।
समय बीतने के साथ इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, जबकि यूपी में ओबीसी की स्थिति सबसे खराब है। मई-जून 1980 के नवीनतम चुनाव के अनुसार राजनीतिक रूप से एक ब्राह्मण 23 पिछड़े व्यक्तियों के बराबर था। यूपी सरकार के अनुसार 1946, 1955 और 1960 में ओबीसी के राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिशत क्रमशः 0.80, 0.47, 0.70 था। इस विरोधाभास से हम अपनी खुद की राजनीतिक गतिविधि के निर्माण के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी आज भारत में 7 राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं। इन सभी 7 पार्टियों का नेतृत्व उच्च जाति के हिंदू करते हैं। वे अपनी पार्टियों के मामलों को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि उच्च जाति का शासन कायम रहे। दलित शोषित समाज 85% वोट होने के बावजूद असहाय है। ये व्यापक रूप से महसूस किया जाता है कि हमें अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। अतीत में कुछ प्रयास किए गए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। हाल ही में हमने ऐसी पार्टी बनाने की दिशा में कुछ प्रयोग किए हैं। सीमित राजनीतिक कार्रवाई के नाम से जाने जाने वाले ऐसे प्रयोग तब तक जारी रहेंगे जब तक कि हम अपने दम पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आश्वस्त न हो जाएं। दलित शोषित समाज की ऐसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से चमचा युग को खत्म करने के लिए राजनीतिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। यहाँ 2 चार्ट दिए गए हैं। एक चार्ट भारत पर ब्राह्मणों की राजनीतिक और नौकरशाही पकड़ के बारे में है और दूसरा चार्ट संसद में ब्राह्मणों के प्रतिशत के बारे में है। ये आंकड़े पुराने हैं, इसलिए इन्हें पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है। पिछले 2 अध्यायों में हमने निष्कर्ष निकाला है कि चमचा युग की चुनौती का सामना करने के लिए हमें सामाजिक कार्रवाई की आवश्यकता है और चमचा युग को समाप्त करने के लिए हमें राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन उज्ज्वल युग की शुरुआत करना हमारे सामने, इस पीढ़ी के सामने या आने वाली पीढ़ियों के सामने सबसे कठिन कार्य होगा। इसके लिए पूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन और पूरी तरह से अलग नियंत्रण की आवश्यकता होगी। केवल ऐसा परिवर्तन ही स्थायी समाधान ला सकता है। वास्तविक और बुनियादी समस्या भारत में हमारी असली और बुनियादी समस्या सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक है। बाकी सब इसी बुनियादी समस्या का नतीजा है। चमचा युग इसी बड़ी बुनियादी समस्या का एक छोटा सा नतीजा है। भारत में शास्त्रों का धर्म है जिसमें विशिष्ट धार्मिक धारणाएं हैं। धार्मिक धारणाएं न केवल हावी होती हैं बल्कि संस्कृति को भी बनाती हैं। इन धार्मिक धारणाओं के वर्चस्व के परिणामस्वरूप एक विशेष संस्कृति का निर्माण हुआ है जिसे जातियों की संस्कृति कहा जा सकता है। दूसरे देशों में कहा जाता है कि धर्म व्यक्तिगत है लेकिन संस्कृति साझा है, इसलिए वे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में दोनों एक ही चीज़ हैं। जाति समस्या का मूल डॉक्टर अंबेडकर ने जाति पर 2 प्रमुख निबंध लिखे थे जिनके नाम थे भारत में जातियां, उनकी उत्पत्ति और उनका तंत्र। जाति का विनाश, जाति के खिलाफ उनके धर्मयुद्ध और इस पर उनके अन्य लेखन को छोड़ दे तो भी इन 2 निबंधों के आधार पर उन्हें जाति के सबसे बड़े विशेषज्ञ माना जा सकता है। उनके विचार के अनुसार जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदुओं के एक विकृत वर्ग के अहंकार और स्वार्थ को दर्शाती है, जो सामाजिक स्थिति में इतने श्रेष्ठ थे कि इसे प्रचलन में ला सके और जिन्हें इसे अपने से कमतर लोगों पर थोपने का अधिकार था। ऐसी अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत कठोर दंडात्मक प्रतिबंधों की आवश्यकता थी जो मनुस्मृति द्वारा प्रदान किए गए थे। जाति व्यवस्था ने भारत के हिंदुओं को बीमार बना दिया और उनकी बीमारी ने अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी को प्रभावित किया। ये सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। इस बुरी व्यवस्था के खिलाफ बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ हमें ये कहकर निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जाति अतीत में भारतीयों की समस्या थी, यह आज भी समस्या का मूल बनी हुई है। अतीत में जाति को खुलेआम प्रचारित किया जाता था और जाति प्रतिबंधों का बहुत सख्ती से पालन किया जाता था। लंबे समय तक जाति का उच्च दर्जा एक लाभदायक प्रस्ताव था। 19वीं सदी के मध्य में इस दुष्ट व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। ये 20वीं सदी के पहले भाग में इतना फैल गया कि 1950 तक ये दोधारी तलवार बन गया। उच्च जाति के हिंदुओं ने खतरे को भांप लिया, इतना कि उन्होंने जनगणना रिकॉर्ड से जाति कॉलम को हटा दिया। इसलिए आज जाति के बारे में किसी भी प्रामाणिक और दर्ज जानकारी के लिए हमें 1931 की जनगणना को देखना होगा। आज जाति बहुत है, लेकिन ये प्रच्छन्न रूप में है। शासक जातियां अल्पसंख्यक होने के कारण इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलती हैं, लेकिन अपनी जातियों के पक्ष में गुप्त रूप से इसका अभ्यास करने की स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, शासक जातियों के लिए इसके खिलाफ खुलकर बोलना और गुप्त रूप से इसका अभ्यास करना फैशन बन गया है, खासकर सत्ता की कमान अपने हाथ में रखने के लिए। नेहरू का प्रदर्शन देखें, उन्होंने 1957 के संसदीय चुनावों में अपने शासन के चरम पर 47% ब्राह्मणों को लोकसभा में निर्वाचित करवाया। संसद की लोकसभा में SC/ST के लिए 22.5% आरक्षित कोटे के साथ नेहरू जी भारत और भारतीयों पर राज करते रहे। लेकिन 1980 तक जातिगत समीकरण बदल गए, खासकर जब अनुसूचित जाति के उम्मीदवार बाबू जगजीवन राम भारत के प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते थे।
इसलिए 1980 में इंदिराजी को बहुमत हासिल करने के लिए 36% ब्राह्मण सांसदों के साथ लगभग 15% क्षत्रियों को निर्वाचित कराना पड़ा। पिछले अध्याय में ब्राह्मणों द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता हथियाने को दर्शाने के लिए 2 चार्ट जोड़े गए हैं। यहाँ हम केवल इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि जातिगत समीकरणों में बदलाव करके सत्ता कैसे हथियाए और बरकरार रखी जाती है। निश्चित रूप से जातिगत समीकरणों को जातिगत विचारों के बिना नहीं बनाया जा सकता, और साथ ही नेहरू से लेकर इंदिरा तक जातिगत समीकरणों के ये विशेषज्ञ जाति के खिलाफ बोलते रहते हैं और दूसरों को जातिवादी कहते रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था का ये खाका एक ढांचे की तरह खड़ा है। इस ढांचे में जातियां इमारत की ईंटें हैं। इस ढांचे को देखने मात्र से ही हमें यकीन हो जाएगा कि यह असमानता का प्रतीक है। व्यवस्था कैसी है? इसी अध्याय में जाति व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था किस तरह से खड़ी है, ये दर्शाने के लिए एक रेखाचित्र जोड़ा गया है। इस संरचना में जातियां इमारत की ईंटें हैं। रेखाचित्र स्वतः स्पष्ट है। व्यवस्था के लाभार्थियों ने सभी 5 प्रमुख शक्तियों और शक्तियों के स्रोतों पर कब्जा कर लिया है, अर्थात 1 राजनीतिक, 2 नौकरशाही, 3 सामंती, 4 आर्थिक और 5 सांस्कृतिक। रेखाचित्र में मध्यवर्ती जातियों के रूप में दिखाई गई जातियां जो ओबीसी का हिस्सा नहीं हैं, वे भी लाभान्वित हुई हैं और आगे बढ़ी हैं, भले ही वे धार्मिक रूप से शूद्र जातियां हों। जबकि व्यवस्था के शिकार हर तरफ और हर मोर्चे पर हारे हुए हैं। अतीत में विद्रोह हाल के दिनों में भारत भर में कई विद्रोही आत्माओं ने जाति की इस संस्कृति के खिलाफ विद्रोह किया। महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार, ईवी रामास्वामी, नारायण गुरु और बाबा साहब अम्बेडकर का विद्रोह उल्लेखनीय है। उनके विद्रोह और उन्हें मिली सफलता के बारे में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। यहाँ हम जातियों की इस संस्कृति को बदलने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए साधनों पर ध्यान देना चाहते हैं। महात्मा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज, पेरियार ईवीआर द्वारा बुद्धिवाद और नास्तिकता और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए साधन थे। आज इन साधनों के भाग्य को देखते हुए हम निराश महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जातियों की इस संस्कृति में खोई हुई जमीन को वापस पाने की ताकत और मजबूत समर्थन है। लेकिन फिर भी हमारे योद्धाओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप मन की मुक्ति हुई है। ये हमारी गतिविधि के आगे के विस्तार के लिए बहुत उपयोगी होगा। भविष्य के लिए कार्य। पिछले अनुभवों के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भविष्य के लिए कार्य बहुत बड़ा है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि जातियों की इस संस्कृति को व्यवस्था के लाभार्थियों से छिपा हुआ और खुला समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस पूर्ण असमानता की संस्कृति को पूर्ण समानता की संस्कृति में बदलना हमारा प्रिय लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान संस्कृति व्यवस्था के लाभार्थियों द्वारा नियंत्रित है, लेकिन पूर्ण समानता की बदली हुई संस्कृति हमेशा वर्तमान व्यवस्था के पीड़ितों के हाथों में ही रहनी चाहिए। तोड़फोड़ और विध्वंस से बचना जरूरी है। मौर्य साम्राज्य के पतन से यही सबक सीखा जाना चाहिए। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।